क्या नशे के कारोबार में शामिल थी रिया? और क्या लव, ड्रग्स और धोखे से ही सुशांत की जान को घर के भेदियों ने ही लिया? और दुबई माफिया और ड्रग्स के लिंक पर मुंबई पुलिस ने अब तक क्यों कुछ नहीं किया? ये 3 बड़े सवाल है। आज की हमारी बहस का हैशटैग है रिया ड्रग लिंक। और हम इस मुद्दे पर बहस करें उससे पहले इसी रिया ड्रग लिंक पर मैं प्लाज्मा स्क्रीन पर चलकर, जहां पर मेरी सहयोगी निष्ठा श्रीवास्तव मौजूद है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि रिया ड्रग लिंक दरअसल जिसके बारे में बातचीत हो रही है वो दरअसल रिया ड्रग लिंक क्या है। देखते हैं ये व्हाट्सएप चैट जो पूरे इस मामले को आगे करता है। बताइए निष्ठा, ये क्या चैट है? थैंक यू शहजाद। ये चैट देखिए 8 मार्च 2017 का है, जिसमें रिया चक्रवर्ती बोल रही हैं गौरव से कि हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि मैं ज्यादा नहीं ले रही हूं, मैं एक बार MDMA लिया है। ये MDMA बहुत ही हार्ड ड्रग्स होता है, जिसे लेने के बाद, है ना शहजाद, जिसे लेने के बाद आदमी 40 मिनट के अंदर हैलुसिनेट मतलब मति भ्रमित की स्थिति में पहुंच जाता है, एक्साइटेड हो जाता है और उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी कुछ इसी तरीके से होते हैं। और गौरव मतलब गौरव ड्रग डीलर जी। नेक्स्ट देखिए दूसरा, वो फिर से वो 8 मार्च 2017 को गौरव से बात करती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हारे पास MD है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद उनका तीसरा मैसेज होता है जया शाह को, जो 25 नवंबर 2019 में मैंने उसे कहा है कि श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। एक सेकंड मैं रोकूंगा निष्ठा आपको। जया साहा मतलब क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी की एम्प्लॉय, जिसके साथ संपर्क सुशांत का भी था। श्रुति का मतलब यहां पर श्रुति मोदी से भी निकाला जा सकता है। और 2017 की पहली चैट, ये 2019 मतलब लगातार 2 साल तक। देखिए कोई ये नहीं कह रहा कि रिया ड्रग्स लेती थी या नहीं लेती थी, जो उनके वकील कह रहे हैं, पर ड्रग्स का कारोबार 2-3 साल से चल रहा था। जी नेक्स्ट प्ले करें। ये देखिए ये 25 नवंबर 2019 का है, जिसमें जया शाह रिया को कह रही हैं थैंक यू सो मच। मतलब स्टफ मिल गया होगा। आगे बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट चैट है 25 नवंबर 2019 का, जिसमें कह रही हैं कि कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। ये जया शाह कह रही हैं रिया चक्रवर्ती को। कैसी मदद मिलेगी ये भी बड़ा सवाल है। आगे करिए प्ले। फिर ये 25 नवंबर का है, ये मेन व्हाट्सएप चैट, जिसमें जया शाह ने कहा है रिया चक्रवर्ती को कि 4 ड्रॉप कॉफी, चाय या पानी में डालो और उसे हिम, यानी ये हिम कौन है ये एक बड़ा सवाल है, को पीने को दे दो। वो 30 से 40 मिनट में उसका असर दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट चैट डालें। हाय रिया, वो स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बर्ड है। ये मिरांडा सुशी जो है, मतलब ये सैमुअल मिरांडा की बात हो रही है। हाँ। अब मुझे एक बात समझाइए, धीरे धीरे करके एक बात समझाइए। यहाँ पर सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी, तमाम जो लोग करीबी माने जाते हैं सुशांत के, वो कुछ स्टफ लेने की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हैश और बर्ड है, सिर्फ हैश और बर्ड लोअर लेवल के ड्रग्स होते हैं। ये प्लांट बेस्ड कैनबिस ड्रग्स होते हैं, मैरिजुआना होते हैं। और जो MDMA है वो एक केमिकल ड्रग है, जो एक जिसे हाई लेवल का ड्रग कहते हैं, हार्ड ड्रग जिसे कहते हैं। अब ये बातचीत लगातार एक हिम की बात हो रही है और चाय या कॉफी में मिला देना और 30-40 मिनट के बाद उसका असर होगा। ये हिम कौन है? ये हिम हो सकता है कि सुशांत हो, क्योंकि बार बार ये थ्योरी पेश की जा रही है कि सुशांत मानसिक रूप से बीमार थे। तो हो सकता है ये ड्रग्स के असर से वो हाइलोजन में चले गए हों, और हो सकता है कि यही ड्रग्स लेने की वजह से रिया ने ये बोला हो कि भाई वो मानसिक रूप से बीमार है और उनका इलाज करवा। एक और बात यहाँ पर दिख रही है, शौविक के दोस्त, मतलब ये गौरव शौविक के दोस्त भी हो सकते हैं जिनका जिक्र हो रहा है। हाँ। और लगातार 2 साल से 3 साल से रिया का नशे वाला कारोबार चल रहा था। यानी मार्च 2019 से लेकर ये अप्रैल 2020 तक ये रिया का कारोबार चला है। नेक्स्ट आगे वाले। दरअसल कुल मिलाकर एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि क्या धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था बिना जानकारी के सुशांत को। और ये जो स्क्रीनशॉट्स है ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि ये चैट डिलीटेड थी और इसको रिट्रीव किया गया। इसे ईडी ने रिट्रीव किया और नार्को डिपार्टमेंट को ये दिया कि देखिए अब आप पता करिए। इसमें देखिए ये कोई बातें जो हमने अभी आपको जो दिखाया वो कहीं से भी बेबुनियादी नहीं है। उसका आपके पास ये चैट दिखा जिसमें रिया कह रही है, रिया का मोबाइल नंबर है, वो कह रही है तुम्हारे पास MD है 8 मार्च 2017 8:55
गौरव आर्या से बात की है। तो हमारे पास ये तमाम सबूत है कि इन चैट्स को व्हाट्सएप के सर्वर से रिट्रीव किया गया है और ये ईडी के हत्थे आया है। पर सवाल कुछ ऐसे पैदा होते हैं, और मैं अपनी रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले मैं आपको सवाल समझा देना चाहता हूं। सवाल नंबर 1 ये है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक इस एंगल पर जांच क्यों नहीं की? अगर रिया मान लीजिए आत्महत्या है, हत्या है, ये तो बाद में का मामला है, पर अगर ड्रग्स की बातचीत हो रही थी, व्हाट्सएप के चैट्स अगर मुंबई पुलिस के पास थे और उन्हें रिट्रीव किए जा सकते थे, तो मुंबई पुलिस लगातार इस ड्रग माफिया बॉलीवुड एंगल पर, नेक्सस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी? दूसरा सवाल, परिवार ने यह कह दिया था कि ड्रग ओवरडोज से ही सुशांत की मौत हुई है, क्या यही ड्रग्स थे जिसका जिक्र परिवार कर रहा था? तीसरा सवाल निष्ठा यह होता है कि पोस्टमार्टम पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। 12 घंटे लेट ऑटोप्सी की गई, जिसकी वजह से जो पेट में ये अगर ड्रग्स शामिल भी हो तो गायब हो चुके हो गया। हाँ। तो कुल मिलाकर अब सवाल यही बनता है और रिपोर्ट यही दिखाना चाहती है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस, तुमने नहीं देखा कि चल रहा था नारकोटिक्स का कारोबार और उसमें शामिल थी रिया, और ड्रग्स माफिया बॉलीवुड के एंगल पर मुंबई पुलिस ने अभी तक कुछ क्यों नहीं? सुशांत के मर्डर का ड्रग्स कनेक्शन क्या है? क्या रिया ने दिया सुशांत को धीमा जहर? मुंबई पुलिस ने क्यों छोड़ा ड्रग्स का एंगल? सुशांत की मौत का क्या है दुबई कनेक्शन? सुशांत केस में हर दिन अब एक नया पेच सामने आ रहा है। इस बीच रिया की एक चैट वायरल हो रही है जिसमें वो ड्रग पेडलर से बात कर रही है। 8 मार्च 2017 को 8:55 पर इस बातचीत में रिया ड्रग्स पेडलर से मेथेम्फेटामाइन यानी एमडी का जिक्र कर रही है। सूत्रों का दावा है कि ये चैट 8 मार्च 2017 को ही डिलीट कर दी गई थी। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में एक ड्रग कनेक्शन का भी नया एंगल ने जन्म ले लिया है, और जिस वक्त ये चैट्स वायरल हो रहे हैं, आपको बता दें उस वक्त रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही उनके घर में रहती थी। मतलब साफ है, रिया चक्रवर्ती से जब सीबीआई पूछताछ करेगी, ड्रग एंगल के ऊपर भी उनसे पूछताछ जरूर होगी। रिया और ड्रग पेडलर की इस चैट में कई चौंकाने वाली बातें हुई हैं। 25 नवंबर 2019 को जया से रिया की बातचीत में वो समझाती हैं कि 4 ड्रॉप कॉफी चाय या पानी में डालो तो उसे पी लेने से 30 से 40 मिनट दो, इसका असर दिखाई देगा। यानी जया रिया को बता रही हैं कि इस तरह से एमडी ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। सवाल यह है कि रिया आखिर किसके लिए जया से ये पूछ रही हैं? क्या जया ने सुशांत को धीमा जहर देने के लिए जया, मिरांडा, सुशी और गौरव से बातचीत की थी? अब सवाल यह है कि इस मामले में मुंबई पुलिस ने ड्रग्स के एंगल से जांच क्यों नहीं की, जबकि पुलिस के कामकाज के तरीके पर पहले ही सवाल उठ चुके हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 2 महीने एफआईआर रजिस्टर्ड न करना, ही ओज एन एक्सप्लेनेशन। इस केस का एक दूसरा किरदार संदीप सिंह भी कटघरे में है। संदीप वो शख्स है जो सुशांत के क्रियाकर्म से लेकर कूपर हॉस्पिटल तक हर जगह नजर आया। संदीप सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे का दोस्त है। दोनों के अलग हो जाने के बाद संदीप अंकिता के साथ तो नजर आया, लेकिन सुशांत के साथ कभी दिखा ही नहीं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो इस केस में बड़ा खुलासा किया। स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा कि संदिग्ध संदीप सिंह से भी सवाल जवाब होने चाहिए कि वो कितनी बार दुबई गया और क्यों गया। सुशांत के भाई नीरज ने तो संदीप को 3rd डिग्री देकर उससे सख्ती से पूछताछ की बात भी कही थी। और मुझे लगता है कि बिना 3rd डिग्री के लोग मानने वाला नहीं है, जो मुझे महसूस हो रहा है। तो इन लोगों को 3rd डिग्री की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि सीबीआई इन चीज़ों पर काम कर ही रही है और आगे भी करेगी। ये हम लोगों को आशा उम्मीद है, और काफ़ी उम्मीद बढ़ा हुआ है कि दोषी नहीं कोई बचेगा, ये आशा उम्मीद है। संदीप और रिया के साथ इस केस में सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में मुंबई पुलिस है, जिसने 2 महीने तक इस केस की जांच की। केस की लीपापोती करने वाली उद्धव ठाकरे की पुलिस से सवाल तो बनता है कि आखिर रिया सुशांत के करीबियों की ड्रग्स वाली साजिश का पर्दाफाश करने में पुलिस नाकाम क्यों रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और रिया ड्रग लिंक पर हम आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है कि रिया की दोस्त, जिसके बारे में अभी अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, जया साहा, उन्हें ईडी का समन पहुंच चुका है। ईडी ने जया साहा को जारी किया है समन। ये हमारे पास खबर आ चुकी है सूत्रों के हवाले से। टैलेंट मैनेजमेंट क्वान इस कंपनी की एम्प्लॉय है जया साहा, सुशांत को भी जानती है और ड्रग्स मामले में होगी पूछताछ। तो लगातार आप देख सकते हैं कि ईडी, नारकोटिक्स ब्यूरो, तमाम एजेंसियां इस एंगल को लेकर अब एक्शन में। निष्ठा, ईडी अब जो है वो इसमें पूरी की पूरी पूछताछ करेगी और ये जानेगी कि ये ड्रग्स जो रिट्रीव किए गए हैं मैसेज, उससे ये जानेगी कि ये ड्रग्स का सप्लायर कौन था जो रिया को सप्लाई कर रहा था, या रिया ड्रग्स ले रही थी या खुद रिया दे रही थी किसी को ड्रग्स। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अभिषेक भी डीआरडीओ ऑफिस में, जहां पर सीबीआई लगातार पूछताछ भी कर रही है कई अहम किरदारों से, वो जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। अभिषेक, तो अभिषेक सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पर अभिषेक सबसे पहले मुझे बताइए कि सबसे एक्सप्लोसिव एंगल, रिया का ड्रग लिंक अब सामने आ चुका है। ईडी ने जया साहा, जिसके साथ ये चैट भी चल रही थी, उन्हें समन भेज दिया है। अब इस एंगल को लेकर क्या तफ्तीश हो रही है और क्या अब इस एंगल पर जांच हो रही है कि ड्रग्स एडमिनिस्टर करवाकर धीरे धीरे सुशांत को मारा गया। परिवार का भी यही आरोप था कि ड्रग्स ओवरडोज से सुशांत को कहीं ना कहीं मारा गया था। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सजादा आपने। देखिए, यही वजह है कि सीबीआई जो पूरे मामले पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, आप देखिए कि एनसीबी नारकोटिक सेल जो है उनकी भी बेकायदा एक हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। उस मीटिंग के बाद उन्होंने कई सारे अहम जानकारियां ईडी के साथ साझा हो चुकी है और ईडी ने पत्र भी लिख चुके हैं एनसीबी को। इतना ही नहीं, आपको लेटेस्ट अपडेट और दे दूं, इसी डीआरडीओ ऑफिस में इस वक्त जो सुशांत की जहां मौत हुई थी, जो माउंट ब्लैंक जो काटो रोड में बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को भी लाया गया है। यानी इस ड्रग एंगल का भी उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की जाने वाली है। और देखिए, ड्रग एंगल आने के बाद अब सीबीआई और ज्यादा तेज मुहिम उनकी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, कूपर अस्पताल गई हुई है। कूपर अस्पताल में जाकर उन्होंने वहां के तमाम डॉक्टरों से फिर से पूछताछ की है। 6वें दिन आपको बता दूं, आज सीबीआई को 6 दिन हो गया, 6वें दिन 4 बार कूपर अस्पताल जा चुकी है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर अभी भी की है। अभिषेक, एक चीज बताइए, अपडेट करिए दर्शकों को कि डीआरडीओ ऑफिस में जो अभी पूछताछ चल रही थी, तो आपको क्या लगता है किस किस एंगल से सीबीआई ने पूछताछ की होगी? और देखिए, जो पूछताछ जो अब शुरू से अगर मैं बताऊं 6 दिन का आज का लेखा जोखा, तो देखिए पूछताछ करने का जो मेन मकसद सीबीआई का है कि इसमें क्राइम एंगल ढूंढ रही है सीबीआई कि आखिरकार जितने भी नीरज हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, इन सभी से क्राइम एंगल ढूंढा जा रहा है कि क्या वास्तव में इनकी मर्डर किया गया है या इसके में कुछ साजिश है। और यही वजह है कि चाहे वह संदीप श्रीधर हो, संदीप जो सुशांत के सीए रहे हुए हैं, इन सभी लोगों से यही पूछताछ किया जा रहा है और यही जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार सुशांत को अगर मारा गया है तो किसने मारा है, क्या रहा है साजिश। और यही वजह है कि जो सिक्योरिटी गार्ड आपको बता रहा हूं लेटेस्ट अपडेट, सिक्योरिटी गार्ड को लाने का मकसद साफ है। सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत सारे राज सीबीआई के सामने उगलने वाला है। अब तक सिक्योरिटी गार्ड को नहीं लाया गया था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को भी लाया गया है ताकि जो यहां पर पहले से नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, देखिए आपको बता दूं तमाम अन्य लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन नीरज और सिद्धार्थ पिठानी लगातार 6 दिन से सीबीआई के पूरे घेराबंदी में है और लगातार सीबीआई जब भी बुला रही है उन्हें आना पड़ रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। यानी इसका मतलब साफ है कि कई सारी अहम जानकारियां सीबीआई को इन दोनों लोगों ने उगले हैं और यही वजह है कि सीबीआई लगातार तमाम जगहों पर दौड़ रही है और उन जगहों पर जाके तमाम सबूत इकट्ठा कर रही है, क्रॉस चेक कर रही है और यही कारण है कि लगातार पूछताछ चली। और इसी वजह है कि सीबीआई ने इस सिक्योरिटी गार्ड को लाया हुआ, ड्रग एंगल का भी सीबीआई ने पूछताछ जांच अपने एंगल से शुरू कर दी। हालांकि मामला नारकोटिक्स का भले ही आता है, लेकिन सीबीआई भी जरूर इसमें पूछताछ कर रही है। अभिषेक, मैं आपको जाने दूंगा क्योंकि अगर सिक्योरिटी गार्ड की पूछताछ हो रही है तो कई अहम मुद्दों पर, क्या रात को 13 तारीख की रात को क्या हुआ, किस समय लाइट बंद हो गई और क्या अलग हुआ 13 और 14 की
बीच में उसके बारे में पूछताछ हो रही होगी। मैं चाहूंगा कि आप इस पर हमें ताजा अपडेट दें, पर मैं तमाम मेहमानों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। निष्ठा, हमारे साथ आज इस पैनल पर कई सारे अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, आप लगातार नजर बनाए रखें, पर तमाम मेहमानों पर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त ब्रिजमोहन श्रीवास्तव है, एनसीपी के नेता है, उन्हें ऑन एयर किया जाए। उसके अलावा हमारे साथ सुनील शुक्ला है, ये परिवार के दोस्त है, सुशांत के परिवार के दोस्त है। हमारे साथ एलन राव है। एलन राव की पहचान ये है कि ये दिल्ली पुलिस के डीसीपी रहे हैं, स्पेशल सेल में इन्होंने काम किया, नारकोटिक्स ब्यूरो में भी इन्होंने काम किया है, और इनकी अगर कहें ड्रग्स के मामले में इनके पास जो जानकारियां हैं वो मुझे नहीं लगता आज देश में कम ही लोगों के पास होगी। और हमारे साथ इसके अलावा ब्रिजमोहन श्रीवास्तव है, सुनील शुक्ला है, एलन राव है, और सुनील जैन, ये पूर्व एसीपी है मुंबई पुलिस के, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल सुनील जैन जी आपसे है। मेरा पहला सवाल, मुंबई पुलिस क्या इसी ड्रग्स दुबई माफिया लिंक को दबाना चाहती थी, इसीलिए ये व्हाट्सएप चैट भी उन्हें नहीं मिले, इसीलिए रिया के ऊपर अलग से इस विषय पर एमडीएमए खरीदने के विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि एमडीएमए एक बैंड सब्सटेंस है, और इसीलिए जब पोस्टमार्टम किया गया तो ऑटोप्सी 12 घंटे बाद होती है, जिस वक्त में पेट में तमाम ये जो पॉइजन्स और टॉक्सिन्स है, जैसे हमें एम्स के लोग बता रहे हैं, ये गायब हो जाते हैं। सुनील जैन, ऐसा है, जब भी कोई ड्रग्स या नारकोटिक्स की इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है तो पहली बात तो पुलिस बिल्कुल किसी भी ड्रग्स और माफिया को छुपाती नहीं है। पुलिस, बॉम्बे पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस में, अलग अलग पुलिस स्टेशन में हर बार जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है तो केस दर्ज होता है। सुनील जैन जी, अगर पुलिस छिपाती नहीं है, सुनील जैन जी आपसे सवाल है कि अगर पुलिस छुपाती नहीं है तो पुलिस ने रिया का मोबाइल क्यों नहीं डंप किया? मुंबई पुलिस ने रिया के मोबाइल से डिलीटेड चैट क्यों नहीं रिट्रीव किए? और जो बात अब ईडी ने खुलासा किया है मोबाइल लेकर, सीबीआई को बताया और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचा, वो बात मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं जाहिर की? ये बताएं आप। 56 लोगों के बयान दर्ज करने से कुछ नहीं होता सर, कार्रवाई भी करनी होती है। नहीं, बयान जरूर दर्ज किए हैं। बयान दर्ज करने में उनका एक एंगल ऐसा होगा कि किसमें किसके साथ किसकी कनेक्शन है। दूसरा, ये कनेक्शन पहले नहीं दिखा था सर, ये मुंबई पुलिस को पहले नहीं दिखा था। रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ रह रही थी और डे 1 से ये बात आ रही थी, इंडिया न्यूज बार बार कह रहा था कि रिया चक्रवर्ती इसमें पीछे हो सकती हैं। 20 सेकंड सुनील जैन जवाब दीजिए सर, आपके पास जवाब नहीं है। एंगल से पुलिस तलाश कर रही थी और इसमें कॉल डिटेल्स अवश्य बांद्रा पुलिस स्टेशन ने लिए होंगे, और वो कॉल डिटेल्स की भी स्टडी होती है और किसका लिंक किसके साथ है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से इसमें 50 दिन जो 60 दिन लगे हैं उसमें अलग अलग एंगल से पूछताछ की गई। और यही बात, एलन राव साहब, ठीक है सर। सुनील जैन, आप भी एक बड़े अधिकारी रहे, एलन राव साहब भी दिल्ली पुलिस में बहुत बड़े अधिकारी रहे। एलन राव साहब, अगर ये एमडीएमए, और एमडीएमए में बार बार बताना चाहता हूं हार्ड ड्रग है, एनडीपीएस में ये अव्वल दर्जे के कैटेगरी में आता है, मतलब इसके रखना या इसकी बात करना खरीदने बेचने की, ये 1500 रुपए से 2500 रुपए तक की एक टैबलेट आती है। मैं उसकी कोशिश करूंगा फोटो भी आपको दिखाऊं ऑन एयर किसी वक्त मेरे पास जैसे आएगी। पर एलन राव साहब, अगर मुंबई पुलिस के पास ये जानकारी होती तो तुरंत अरेस्ट है ना, इसमें पूछना नहीं है, इसमें आत्महत्या हत्या का एंगल ही नहीं है, इसमें तो तुरंत अरेस्ट होनी चाहिए थी रिया की। देखिए, मैं आपको दोबारा से शुरू से एक बार बता दूं कि मुंबई पुलिस ने, नो डाउट मुंबई पुलिस अच्छी पुलिस में की गिनती में है, लेकिन इस केस में कहीं न कहीं काफी कुछ गड़बड़ हुआ है या क्या हुआ ये तो मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स जाने। लेकिन जहां तक इसकी सुशांत राजपूत की मौत का सवाल है, मौत वाले दिन ही उन्होंने एक एंगल पकड़ लिया कि ये सुसाइड है, और उन्होंने सुसाइड पर ही काम करना शुरू किया। और कुछ दिन के बाद जब मीडिया का प्रेशर आया तो वो फिर वो और दूसरी थ्योरी जो फिल्म इंडस्ट्री के वो पेट्रोटिज्म पे उस पर चली गई है कि उसके बाद इन्होंने 66 दिन तक इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने में उन्होंने कोई नतीजे पे नहीं पहुंच पाई, और यही एक वजह है कि ये केस सीबीआई को देना पड़ा। नाउ आज का जो खुलासा हुआ, लेटेस्ट खुलासा जो ड्रग्स के बारे में है, जो आपने एमडी और दूसरी ड्रग्स के बारे में आपने बात की, जो कि किसी की व्हाट्सएप चैट्स का एक हिस्सा बना है, और वो व्हाट्सएप चैट डिलीट हो गए थे। तो एक प्रकार से व्हाट्सएप चैट को उसके बाद डिलीट करना भी एक मेंसरी यानी कि गिल्टी माइंड का एक सवाल है, और उसको प्रूव करेगी सीबीआई अब इसको प्रूव करेगी। और जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, जो व्हाट्सएप चैट्स हैं डिलीट होकर रिट्रीव होकर आएंगे, तो उसका क्वेश्चनर बनेगा। क्वेश्चन करने के बाद जिनका फोन से मैसेज गया और जिनको गया उनका वापस रिप्लाई आया,
उन सबको डिटेल एल.एन. राव साहब ने दो बड़ी बातें की है निष्ठा, और बृजमोहन श्रीवास्तव जी को जवाब देना होगा। डिलीटेड चैट्स थे, मतलब ये एक तरीके से टीम रिया गिल्टी माइंड के साथ काम कर रही थी। और दूसरी बात, सुसाइड लॉबी, एक सुसाइड लॉबी है इस देश में। आज सुसाइड लॉबी कौन है? ये बृजमोहन श्रीवास्तव जी के गृह मंत्री संजय राउत, इनके नए मित्र, ये लोग सुसाइड लॉबी है जो सुसाइड 15 मिनट में घोषित कर देते हैं, जिनके पास ऐसी एक्सपर्टीज है कि वो बता सकते हैं कि पिता और बेटे का रिश्ता क्या था, वो बता सकते हैं मानसिक संतुलन किस तरीके से खराब था। बताइए, सुसाइड लॉबी के प्रवक्ता कहूं या एनसीपी के प्रवक्ता कहूं? बृजमोहन श्रीवास्तव, आज आपकी सुसाइड लॉबी का पर्दाफाश। यस, आप कुछ कह रहे थे? ये मेरा सवाल बृजमोहन श्रीवास्तव जी से, क्योंकि सुसाइड लॉबी के प्रतिनिधित्व में बृजमोहन श्रीवास्तव, एनसीपी बोल रहे हैं आप जी, बोलिए सर। सुसाइड लॉबी का पर्दाफाश हो गया है आज। आपकी मुंबई पुलिस किस माफिया और ड्रग्स बॉलीवुड नेक्सस को बचा रही थी, उसका भी पर्दाफाश हो चुका है सर। अब बताइए, क्यों छिपा रहे थे ड्रग्स वाला एंगल? देखिए कि सबसे पहले तो मैं आपके इस आरोप का पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं। हम लोग किसी भी ड्रग लॉबी या किसी माफिया लॉबी या किसी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट लॉबी को ना तो सपोर्ट करते हैं, ना ही उससे किसी प्रकार का हम लोगों का वास्ता है। से बचाव करते हैं। जहां तक बात पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की है, इस बारे में बेहतर ये होगा कि एक बार पुलिस को भी आप लोग थोड़ा बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है अभी सारी बातें जो बहस के जो मुद्दे हो जाते हैं, वो बहुत से मुद्दे ऐसे भी हैं जिनमें कि कोई आधार नहीं होता सर। ये मीडिया ने आपके लिए खोज कर निकाला है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपके ब्रह्मांड के सबसे अच्छे गृह मंत्री को ये सबूत मिले थे? आपके ब्रह्मांड के सबसे अच्छी पुलिस को ये सबूत मिले थे, हाँ या ना? चूक हुई है सर। मुझे ये सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपकी इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर श्रीवास्तव, कि ये आत्महत्या, बृजमोहन श्रीवास्तव ऑफिसर एक माइंडसेट के साथ काम करता तो वो उसी एंगल के ऊपर जाता है। आज सीबीआई आई है, सीबीआई ने अपने ढंग से उन सारी चीजों को देखने की कोशिश की है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जो सवाल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब विपक्ष भी उठा रहा है। देखिए, एक सेकंड मैं रोकना चाह रहा हूं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आप लगातार बोल रहे हैं, पर इस वक्त एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। इस बीच बीजेपी के नेता और बीजेपी आक्रामक हो चुकी है। राम कदम ने सवाल उठाए हैं कि आखिरकार मुंबई में खुलेआम ड्रग्स की ये बिक्री कैसे चल रही है, और राम कदम का कहना है कि कोई नेता फंसा हुआ है जिसे बचाया जा रहा है। यही मैं वो इसी महागठबंधन, इसी अघाड़ी की बात कर रहा हूं, माफिया ड्रग्स बॉलीवुड नेता अघाड़ी। चलिए सुनते हैं राम कदम क्या कह रहे हैं। जी राम कदम जी। हाँ शहजाद जी। जी बोलिए सर। ये बड़ा आरोप आप लगा रहे, किस पे आरोप लगा रहे सर? शहजाद जी, बुनियादी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला महाराष्ट्र सरकार के पास 65 दिनों तक था। 65 दिनों के पश्चात 66वें दिन सर्वोच्च अदालत ने इसे सीबीआई को सौंपने का फैसला दिया। यदि आपने ये 65 दिनों के अंतराल में महाराष्ट्र सरकार का रवैया देखा, तो उनका रवैया ये सुनिश्चित करता है कि महाराष्ट्र की सरकार इस पूरे मामले को लिपापोती कर रही थी और रफा दफा करना चाहती थी। जिस प्रकार से पहले ही हफ्ते में इन्होंने कह देना कि ये तो खुदकुशी है, इसमें जांच की क्या आवश्यकता है, इसके बीच में उसके परिवार को पीड़ित, प्रताड़ित, अपमानित करना, उसके बूढ़े पिता को धमकी देना, और उसके बाद रिया चतुर्वेदी का हलफनामा और महाराष्ट्र सरकार का हलफनामा जो सर्वोच्च अदालत में पेश किया गया, मान करके चलो एक ही वकील ने, एक ही टाइपिस्ट ने टाइप किया हुआ है, बिल्कुल नाम के लिए अलग अलग था पर हलफनामा एक ही था। रिया चतुर्वेदी के प्रवक्ता के रूप में महाराष्ट्र सरकार के नेताओं के बयान, इन सारे बिंदुओं को जोड़ने के बाद सबसे बड़ी कड़ी आती है कि मौत के बाद कॉल रिकॉर्ड, चाहे रिया का हो या सुशांत का हो, वो कॉल रिकॉर्ड 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र सरकार के पास आ गया। 24 घंटे के भीतर आने के बाद उसके चैट में, मुझे बोलने दीजिए, केवल मात्र 1 मिनट लूंगा। मैं आपसे एक पॉइंटेड सवाल पूछना चाहता हूं राम कदम। नहीं, मैं ड्रग्स के बारे में आ रहा हूं। हाँ, इस पे आइए। ड्रग कार्टेल को बचा रही है महाराष्ट्र सरकार, ये सवाल है मेरा। देखिए जी शहजाद जी, 24 घंटे के भीतर चैट रिकॉर्ड पे ड्रग्स की बातें जो मीडिया के द्वारा लोगों के सामने आई है, वह 24 घंटे के भीतर आने के बाद भी महाराष्ट्र की सरकार ने उस दिशा की ओर क्यों जांच नहीं की? 65 दिन उनके पास थे। कौन से ड्रग माफिया को बचाने का प्रयास हो रहा था, कौन से नेता, कौन से अभिनेता को बचाने का प्रयास हो रहा था।
महाराष्ट्र की सड़कों पर, मुंबई की सड़कों पर खुलेआम ड्रग बिक रहा है, सब लोग जान रहे हैं, बॉलीवुड के उद्योग जगत के लोग ले रहे हैं, तो उनको महाराष्ट्र की सरकार क्यों संरक्षण दे रही है? उनका पर्दाफाश महाराष्ट्र की सरकार ने क्यों नहीं किया? ये जो चैट रिकॉर्ड, सुनील जैन एनसीपी जवाब दीजिए, सुनील जैन एनसीपी जवाब दीजिए तुरंत। तो ड्रग्स के बारे में जो राम कदम साहब ने कहा अभी, जी सुनील जैन बोलिए। हेलो जी बोलिए सर, बोलिए, जवाब दीजिए। किसको इसके बचा लिए रहे हैं? इसके लिए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष शाखा बनाई, नारकोटिक्स ब्यूरो। जो बड़े बड़े जो ड्रग्स के जो केसेस है वो सब नारकोटिक्स ब्यूरो हैंडल करते हैं, और बार बार जैसे ही कंप्लेंट्स मिलती है जहां पे निदर्शन में आता है कि भाई ड्रग्स बिक रहा है, तो उनके ऊपर उस समय कार्रवाई की जाती है। ये ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर ड्रग्स वालों पे कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई जरूर होती है, पुलिस स्टेशन लेवल पर भी होती है और नारकोटिक्स ब्यूरो में भी इसकी कार्रवाई होती है। मेरा बिल्कुल सटीक सवाल केवल मात्र इतना ही है, 24 घंटे के भीतर जो चैट रिकॉर्ड में ड्रग्स की बातें हुई, महाराष्ट्र की सरकार 65 दिन कौन सी नींद सो रही थी? कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, या किसी ड्रग्स माफिया को बचा रही थी, क्या महाराष्ट्र के किसी नेता को बचा रही थी, या अभिनेता को बचा रही थी? और उसके पश्चात तुम लगातार सुशांत के परिवार को तुम पीड़ित करते जा रहे थे। वह परिवार न्याय की गुहार लगा रहा था। अगर आपके मन में डर नहीं था, भय नहीं था, तो ऐसी कौन सी आपत्ति थी? ना आपने मुंबई पुलिस को ठीक से काम करने दिया, ना बिहार पुलिस आई उसमें आपने अड़ंगा बने, ना सीबीआई को आपने मामले को सौंपा। जब सर्वोच्च अदालत ने निर्णय दिया, शहजाद जी आप जानते हैं, महाराष्ट्र की सरकार ने, अभी ठीक है ऊपर ऊपर तो उस निर्णय का स्वागत किया, पर स्वागत करते समय जिस प्रकार के बोल थे, वह बोल स्पष्ट थे कि महाराष्ट्र सरकार मन से इस मामले को सीबीआई को सौंपना नहीं चाहती थी। अब जब मामला सीबीआई के पास गया, ड्रग्स माफिया का रैकेट लोगों के सामने आ रहा है। 2 महीने महाराष्ट्र की सरकार ड्रग माफियों को क्यों बचा रही थी? कौन सा ऐसा नाता है, कौन सा ऐसा रिश्ता है, कौन सा ऐसा नेता है, कौन सा ऐसा अभिनेता है जो महाराष्ट्र सरकार के साथ जुड़ा है? इस कड़ी ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जवाब दीजिए। एनसीपी गृह मंत्री जिसका है महाराष्ट्र में, जवाब दीजिए सर, चुप क्यों हो गए आप? महाराष्ट्र में राम कदम के सीधे सवालों का जवाब दीजिए सर। सारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं उनका मनोबल तोड़ने का काम कर रहा है राम कदम मनोबल साहब। तोड़ रहे हैं। और मुंबई पुलिस के बारे में आज जो इतना विवाद हो मुंबई रहा है, पुलिस का हमने हमेशा सम्मान किया है। मुंबई पुलिस का हमने सार्वजनिक तौर पे कहा है कि उनको सर्वमान्य पुलिस के साथ जोड़ा जाता है। मुंबई पुलिस की छवि खराब करने का मेहरबानी करके ये सारी इंस्टीट्यूशन हम लोगों की बनाई हुई है, इस देश के नागरिकों की बनाई हुई है, इस देश के नागरिकों का पैसा इस पे खर्च होता है। इनके मनोबल को तोड़ने का काम मत करिए। सुनील शुक्ला अब ये लोग कह रहे हैं मुंबई पुलिस का मनोबल मत तोड़ो। ये मुंबई पुलिस जांच नहीं कर पाई, एफआईआर नहीं कर पाई, ये नेता गालियां देते रहे परिवार को, और आज सामने आ गया ना, लव ड्रग्स धोखा, इसी कॉम्बिनेशन ने सुशांत की जान ली थी। सुनील शुक्ला पहला कमेंट आपका, माफी से आपके पास देर से आ रहा हूं। सुनील शुक्ला। जो यहाँ के पॉलिटिशियन, जो आज की जो सरकार है, जो एनसीपी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, ये ड्रग्स और दुबई का कनेक्शन को कभी जोड़ना नहीं चाहती थी। उनको मालूम है कि अगर ये खुलासा हो जाता है तो इसमें बड़े बड़े जो नामचीन लोग हैं, जो आज के गद्दी पे बैठे हुए महाराष्ट्र सरकार जो बोलते हैं, ये खुलासा हो जाएगा कि इनके लिंक कहां तक है। इन्होंने पहले इसको केस को सुसाइड घोषित कर दिया, ओपन एंड शट कर दिया। अगर मुंबई पुलिस हकीकत माने, नारकोटिक्स में दया नाइक साहब हैं, मैं जानता हूं उनको, टैलेंटेड ऑफिसर हैं, वो ढूंढ के निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने मौका ही नहीं दिया। इन्होंने जांच ही बंद करवा दिया, इसको क्लोज कर दिया। जब क्लोज हो जाती है तो उसके बाद मोबाइल क्यों चेक करे, उसको रिट्रीव कैसा करे? अगर ये नार्कोटिक डिपार्टमेंट में इनको डेटा मिल जाता था तो इनके मुंह बंद हो जाते थे, कनेक्शन ओपन हो जाते थे, तो मुंबई पुलिस ये खुद कनेक्शन ओपन कर सकती थी। लेकिन ये नेताओं ने, जो संजय राउत साहब हैं, जो अनिल देशमुख साहब हैं, ये चाहते नहीं है कि ये खुलासा करे मुंबई पुलिस। सीधा आरोप सुशांत के परिवार के मित्र का सीधा आरोप। मैं तमाम और दिल्ली का और दुबई का कनेक्शन खुला हो जाता। सुनील मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। तमाम मेहमानों को कह रहा हूं केवल 30 सेकंड दीजिए मुझे हेडलाइंस लेने का वक्त हो चुका है। पर जाते जाते रिया ड्रग लिंक बहुत ही बड़े लेवल पर एक्सप्लोर हो रहा है। यहां पर सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई पुलिस क्या किसी ड्रग कार्टेल को बचा रही थी, इसलिए रिया ड्रग लिंक पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। और सवाल यह भी है कि क्या सुशांत को किसी अपने ने ही धीरे धीरे
जहर देकर मारा। और रिया ड्रग लिंक पर एक और बड़ी खबर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बैठक खत्म हो चुकी है। एनसीबी डायरेक्टर राकेश अस्थाना की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। ईडी से लेटर मिलने के बाद नारकोटिक्स की यह अहम बैठक हुई थी और सुशांत केस की जांच में शामिल होने वाली निष्ठा ये तीसरी केंद्रीय एजेंसी, ईडी और सीबीआई के बाद अब एनसीबी। निष्ठा जी बिल्कुल, पहले सीबीआई फिर ईडी और अब एनसीबी, क्योंकि इस केस में ड्रग्स का मामला घुस रहा है। रिया के चैट से ईडी ने डिलीट चैट से ये पाया है कि रिया नारकोटिक्स मतलब ड्रग्स से रिलेटेड चीजें बात कर रही थी, जिसको लेकर अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इस सुशांत केस में ड्रग्स के एंगल से जांच करेगी। ड्रग्स के एंगल पे जांच होने वाली है। अभिषेक मेरे संवाददाता डीआरडीओ से फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ताजा अपडेट बताइए। आपने पिछली बार बताया था कि सिक्योरिटी गार्ड से अब पूछताछ हो रही है और ड्रग्स लिंक को लेकर लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे। बिल्कुल, देखिए इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग राकेश अस्थाना जो कि एनसीबी के डायरेक्टर हैं, उनसे नेतृत्व में दिल्ली में बड़ी एक हाई लेवल मीटिंग की गई है। उस मीटिंग में जो ईडी ने पत्र लिखा हुआ है एनसीबी को, उसके लिए उन्होंने एक बातचीत भी की है और कहीं बड़ी मीटिंग हुई है और 4 अधिकारियों की टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन अब बात आई डीआरडीओ की। देखिए डीआरडीओ में जैसा कि बताया आपको कि सिक्योरिटी गार्ड को लाया गया, पूछताछ चल रही है। अभी से एक दूसरे कुक को लाया गया जिसका नाम केशव है, नीरज है। उन लोगों से भी इस वक्त पूछताछ शुरू हो गई है। यानी नीरज पहले से मौजूद था, केशव को भी लाया गया जो लगातार पूछताछ कर रहा है। यानी साफ है कि पूरा मामला जिस तरीके से ड्रग का मामला सामने आया है, ये तो पुलिस मामला अभिषेक के अलावा जो कि पुलिस यहाँ पे सुबह आई हुई थी, पुलिस से भी लगातार पूछताछ की गई है। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस जानकारी के लिए। पर लगातार एक चीज क्लियर है कि जिस मामले पर मुंबई पुलिस जांच कर ही नहीं रही थी, अब सीबीआई ने उसी दिशा में जांच तेज कर दी है। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, पर सबसे पहले सुसाइड लॉबी जो नैरेटिव को पेश कर रही थी और जिस नैरेटिव को आज हमने ध्वस्त कर दिया है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बात हम कह रहे हैं कि क्या धीरे धीरे करके सुशांत को ड्रग्स देकर मारा जा रहा था, हम आपको दिखाने वाले एक एक्सक्लूसिव टिक टैक, एक एक्सक्लूसिव बातचीत स्पॉट बॉय विभाष के साथ। और इसी ड्रग्स एंगल पर अब बड़ा खुलासा केवल इंडिया न्यूज पर देखे। विभाष ने दावा किया है कि सुशांत ड्रग्स नहीं लेते थे, सुशांत सिंह सुसाइड भी नहीं कर सकते थे। और देखिए साइकोलॉजिकल हत्या या मर्डर हुई है, सुशांत को कभी उनके काम का फल नहीं मिला। ये बड़ा डिस्क्लोजर कर रहे हैं। सुनिए ये खास बातचीत, उसके बाद मेहमानों की ओर फिर से एक बार रुख करेंगे। सुसाइड लॉबी को आज जवाब देना होगा। सुनिए ये बातचीत। सुशांत सिंह राजपूत के साथ में स्पॉट बॉय के लिए काम करने वाले विभाष इस वक्त हमारे साथ में है। ये बताइए कि जिस तरीके की अलग अलग बातें आ रही है उनको लेकर कि उन्होंने आत्महत्या की है, हत्या की है, क्या लग रहा है आपको? मैं जहाँ तक सर को जानता हूँ, उनके साथ मेरा एक छोटा सा एसोसिएशन रहा है 50-60 दिनों का, और वो इस तरह के व्यक्ति जो मैंने देखा उनको और जो मैंने उनको समझा, वो मेरे दिमाग में जो है उनको लेके वो यही है कि वो सुबह से उनकी जो दिनचर्या थी 4 बजे से शुरू हो जाती थी। वो 4 बजे कमरे से बाहर नहा धो के आया करते थे और उनकी जो जीवन है फिर इसके बाद ग्रीन टी या तुलसी की चाय उसके साथ शुरू होते हुए वो अपना स्पेस की तरफ देखना अपने लेंसेज के थ्रू, और इसके बाद पूजा के साथ, इसके बाद 7-7:30 बजे नाश्ता रेडी होता था। सारे लोग सब साथ में नाश्ता करते थे, सारा घर लगभग जितने लोग स्टाफ होते थे सब लोग नाश्ता करते थे, वही खाते थे जो वो खाते थे। और उनके साथ में तो लगा था कि वो डिप्रेशन में है। देखिए जीवन में कुछ न कुछ कारणों से सबको कुछ न कुछ होता है लाइफ में, लेकिन मेरा ये देखना था अगर ऐसी कोई चीज़ जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो उसका कारण यही था कि वो जो है अपनी नई फिल्मों को लेके इतने बिजी थे, छिछोरे को लेके इतना एक्साइटमेंट, इतना बड़ा डायरेक्टर, इतनी बढ़िया फिल्म मिली थी उनको जिसको लेके वो लगातार तैयारी कर रहे थे। 2-2, 3-3 फिल्में जो उनकी बैक टू बैक रिलीज पे थी, सोन चिड़िया, दिल बेचारा। दवाइयाँ लेते हुए देखा था उनको मेरे सामने कोई दवा, किसी तरह की दवा, क्योंकि अगर दवा होती तो मेरे पाउच में ही होती। विभाष की बात
बात से बिल्कुल साफ है जी। कि वो किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं ले रहे थे, आराम से उनकी दिनचर्या चल रही थी, सो रहे थे, उठ रहे थे, हार्डवर्क और ना वो डिप्रेस थे, ना ड्रग्स ले रहे थे। राम कदम, इस वक्त पर ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम बहुत महत्वपूर्ण होती है और बताया जाता है ऑटोप्सी 12 घंटे लेट हुई, मतलब कि पेट में अगर कोई ड्रग्स होंगे, जो ड्रग्स दिए गए होंगे सुशांत को मारने के लिए, अब वो गायब हो चुके हैं। राम कदम, क्या ड्रग कार्टेल को बचाने के लिए ये सारी चीजें की गई? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं इसके पूर्व भी कह चुका हूं कि जो बातें, जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार का रवैया रहा है कि जो चैट सीबीआई को केवल मात्र 3 या 4 दिन में पता चलता है, वह महाराष्ट्र सरकार को 65 दिन क्यों नहीं पता चला? जो कॉल रिकॉर्ड, जो चैट 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र सरकार के पास आना चाहिए, वह महाराष्ट्र सरकार ने जानबूझ करके उसे नहीं देखा, जानबूझ करके इग्नोर किया। कौन सा कारण था? और ये सारी जो बातें, अलग अलग बिंदुओं को यदि महाराष्ट्र सरकार के रवैये को हम जोड़ते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि महाराष्ट्र सरकार किसी को बचाने का प्रयास कर रही है। राम कदम, आपने कहा है एक स्टार और एक बड़े नेता को नाम लीजिए, आपके हिसाब से कौन वो बड़ा स्टार है और कौन वो युवा नेता है जिसको बचाने की एक कोशिश की जा रही है? राम कदम, कम ऑन। राम कदम, आप तो जाने जाते हैं, सीधे बाढ़ छोड़ते हैं आप। यहाँ पे एनसीपी के नेता जवाब देंगे। राम कदम नाम डिस्क्लोज करेंगे। नाम राम कदम। शहजाद जी, कौन नेता है, कौन अभिनेता है, कौन ड्रग माफिया है, ये जांच एजेंसी का काम है। जांच एजेंसी पारदर्शिता के साथ यदि मुंबई पुलिस काम करती, मुंबई पुलिस के काम में महाराष्ट्र सरकार दखलंदाजी नहीं करती, तो पहले ही हफ्ते में सारे नाम देश और दुनिया के सामने उजागर होते। हमने मुंबई पुलिस पर हमने कभी उनके काम पर संदेह हमने व्यक्त नहीं किया। मुंबई पुलिस की छवि खराब करने का दुस्साहस महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सा तुम्हारे मन में डर था कि 65 दिनों तक तुमको ये ड्रग माफिया वाला एंगल पता नहीं चला, सीबीआई को 3 दिन में पता चल गया? किसे छुपा रहे थे आप, किसे बचा रहे थे? ब्रिजमोहन जी, कौन सा महाराष्ट्र का नेता था? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिएगा कि ये जितनी बातें राम कदम साहब बोल रहे हैं, ये सारी बातें पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। संजय राउत क्या कर रहे थे? अभी भी इनके दिमाग में इसमें क्या सियासत है बताइए? आज नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि सीबीआई को 3 या 4 दिन में ड्रग का एंगल पता चलता है, राजनीति करने की है। ये सारी की सारी बात 65 दिन का कुंभक करने की नींद सो रही थी महाराष्ट्र सरकार कि क्या एक राज्य का गृह मंत्री सिर्फ ये बात सच है कि सुशांत सिंह जी एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी थे और उनकी अगर जांच हो रही थी या उनके साथ कोई घटना घटी थी तो इसकी जानकारी जैसा कि एक रूटीन में होता है उससे कहीं ज्यादा हटके लेना चाहिए थी। पर इसका यह मतलब नहीं है कि होम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को ही फोकस करके अपनी होम मिनिस्टर बार-बार आके, ब्रिजमोहन जी, होम मिनिस्टर बार-बार आके ये बाइट दे सकता है, ये बोल सकता है कि सीबीआई को जांच नहीं देंगे, उसकी सुशांत केस की जांच पुलिस करने में सक्षम है मुंबई पुलिस, लेकिन वो उसकी जांच नहीं करवा सकता। और किसी भी स्तर पर सरकार, ब्रिजमोहन जी सवाल का जवाब दीजिए। होम मिनिस्टर बार-बार आके बाइट दे सकता है, बार-बार आके बोल सकता है कि सुशांत केस की जांच सीबीआई को नहीं देंगे, मुंबई पुलिस सक्षम है, लेकिन उसकी जांच नहीं करवा सकता। मुंबई पुलिस को ये ऑर्डर नहीं दे सकता कि तुम सख्ती से जांच करो। ये जानकारी ईडी को 25 दिन बाद ईडी को मिल पाई है। सर, यही तो हम मुंबई पुलिस पे ही तो सवाल उठा रहे हैं। मेरे पास 2 पुलिस अधिकारी है, मैं दोनों पुलिस अधिकारियों से बातचीत करना चाहता हूं, सुनील जैन एंड एलन राव। एलन राव साहब, आपको लगता है मुंबई पुलिस की जो ये बड़ी लैप्स हुई, ये लैप्स थी, ये लापरवाही थी, या ये राजनीतिक दबाव था कि इस एंगल पर जांच नहीं हुई? एलन राव, और उसका जवाब सुनील जैन देंगे। एलन राव साहब बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, दोनों के बीच में मैं फेस ऑफ चाहता हूं। जी, फिगर थे ना सुशांत जी, नॉट श्रीवास्तव, मिस्टर एलन राव एंड मिस्टर सुनील जैन, कम ऑन। या ना वो हमारी सरकार की कभी मुहिम चला रहे थे, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ओके मिस्टर श्रीवास्तव, आपकी बात आ गई। एलन राव साहब एंड पीसीआर, ध्यान दीजिए, एलन राव एंड सुनील जैन ऑन फ्रेम। एलन राव साहब, क्या ये लापरवाही थी मुंबई पुलिस की या राजनीतिक दबाव था कि मुंबई पुलिस जैसी पुलिस इस नारकोटिक्स एंगल को नहीं देख पाई? एलन राव साहब, तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूं। सुनील जैन साहब, राजनीतिक दबाव या लापरवाही? मुंबई पुलिस का ये जो पूरा आप देख सकते हैं, ये प्रयास दुबई के लिंक को छुपाने की, माफिया लिंक को छुपाने की, बॉलीवुड के और ड्रग्स लिंक को छुपाने की, बॉलीवुड में ड्रग्स किस स्तर पर चल रहा होगा ये इससे जानकारी मिल सकती है।
बोलिए सुनील जैन साहब, क्या कहेंगे? मैं इसमें पुलिस की लापरवाही नहीं कहूंगा, क्योंकि पुलिस ने जो इंक्वायरी की, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए और अपना जो रिपोर्ट, उन्होंने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, उसमें मुझे राज्य सरकार ने क्या किया है मुझे नहीं मालूम है। सर पुलिस के रोल पे आई है। पुलिस ने जो रिपोर्ट सबमिट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट एक्सेप्ट किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट में पुलिस के बारे में कोई तहकीकात में कुछ सीबीआई को शक है, इसलिए त्रिमुखे को बार बार डीआरडीओ बुलाया जा रहा है। एलन राव साहब, वो इंक्वायरी के लिए बुलाया जा रहा है, वो सीबीआई का काम है इंक्वायरी के लिए। जी, कितने दिन की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, ये मेरा अपने एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स का भी यही एक्सपीरियंस रहा होगा, 66 दिन की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुंबई पुलिस को इस केस की असलियत का मालूम है। और जो खास तौर से जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसमें डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लोगों को पूछताछ कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, उनको इस केस की असलियत का मालूम है। अब ये सीबीआई का काम है, उससे असलियत निकलवाते हैं, नहीं निकलवाते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये एंगल जो सीबीआई का है वो डिफरेंट जो एंगल्स हैं उनको प्रोब कर रहे हैं क्या है, और वो प्रोब करेंगे। सुसाइड करने का एक कोई वजह जरूर होनी चाहिए, सुसाइड क्यों कोई करेगा, और अगर मर्डर है तो मर्डर में मोटिव होना बहुत जरूरी है। सुनील जैन जी, पहली बार बिल्कुल एलन राव के सवाल का जवाब दीजिए आप कि पहली बार में किसी के गले में फांसी है, आपने लटकी बॉडी नहीं देखी, मुंबई पुलिस ने कैसे मान लिया कि उसने सुसाइड किया है? जवाब दीजिए सुनील जैन जी। जो राव सर ने कहा है मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि जो नेक्सस बता रहे हैं ड्रग माफिया, अगर कोई आदमी किसी का मर्डर भी करता है तो उसमें मोटिव बड़ा इंपॉर्टेंट अहम रोल करता है, तो ये भी पता करना जरूरी है। तो ठीक ये है सुनील जैन क्विक काउंटर, उसके बाद क्लोजिंग कमेंट्स लेने मुझे सबसे। मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता। सुनील जैन डाइवर्स किया, लेकिन ठीक है राव साहब, ठीक है राव साहब, छोटे छोटे इंटरवेंशन। जी, ये जो ड्रग माफिया का और पुलिस का नेक्सस बताया जा रहा है, ये जो अभी सीबीआई उसकी जांच कर रही है, और इसमें अगर कॉल डिटेल सब मिल जाएंगे और किसने सवाल ये मुंबई पुलिस क्या कर रही थी। एक और शेडी कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं, एक सेकंड सुनील शुक्ला जी ध्यान से सुनिएगा। संदीप सिंह पर अब सीबीआई का शक गहरा रहा है। संदीप सिंह कौन है? वही थम्स अप करने वाले, 10 महीने से संपर्क में नहीं थे पर आखिरी दिन पर पहुंच जाते हैं और सारी जगह एंट्री कर लेते हैं। संदीप सिंह अब अंडरग्राउंड हो चुका है और दुबई से संदीप सिंह को कॉल आ रहा था। 10 महीने से वो सुशांत के टच में नहीं था और यही संदीप सिंह, ये शेडी कैरेक्टर संदीप सिंह अब अंडरग्राउंड हो चुका है, जो मॉर्चुरी भी जा रहा था, जो कूपर अस्पताल में सारी चीजें कोऑर्डिनेट भी कर रहा था। सुनील शुक्ला, ये दरअसल ये एक नेक्सस था घर के भीतर और घर के बाहर कुछ लोगों का, जिन्होंने धीरे धीरे करके शायद पॉइजन से या शायद इस तरीके के ड्रग ओवरडोज से ही सुशांत की जान ले ली। यही इसी तरफ इशारा परिवार ने भी किया है। सुनील शुक्ला, संदीप एक रचनाकार है, ये समझिए। जो बंदा मुंबई में आया है बिहार से, एक ऑफिस बॉय था, आज प्रोड्यूसर बन गया है। इसकी नेक्सस जो लिंक है दुबई से है। ये जो पैसे लोग इन्वेस्ट करके ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये बाहर के गलत पैसे आ रहे, ईडी इसकी भी जांच करनी चाहिए। दूसरा, जो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बता रहे हैं कि वो ड्रग्स लेते थे, पहली बात एक गलत है। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, वर्कआउट जब जिम में करते थे, एक हुश पुश जैसे मजबूत लड़के होते वो उस तरह करते थे। ड्रग्स ये नहीं लेते थे। दूसरा, मुंबई पुलिस क्यों नहीं जांच की? क्योंकि कारण है, इनके जो आला कमान है उन लोग ने पहले ही इसको ओपन एंड शट केस कर दिया। अगर हकीकत में मुंबई पुलिस को ये जांच दी जाती, जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, जो मैं दया नायक नाम खुल के लेता हूँ, जो एक सबसे निकालने वाले ऑफिसर हैं, जो ये खुद पोल खोल देते थे। यहाँ के जितने नेता हैं, जो आज कुर्सी पे है, शायद इनकी कुर्सी डगमगा जाती। राम कदम, एक लास्ट वर्ड चाहता हूं मैं आपसे, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। राम कदम, अगर सीबीआई आपसे जानकारी मांगेगी कि किसको बचाया जा रहा था, किसको ये बचाने के लिए, दरअसल तो जो भी जानकारी आपके पास, नारायण राणे आप लोगों के पास है, आप लोग सीबीआई को देंगे? एक छोटा सा जवाब चाहता हूं मैं। शहजाद जी, हमने पहले से इस बात में बड़ी स्पष्टता के साथ ये कह दिया है कि यदि मुंबई पुलिस को भी महाराष्ट्र की सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ दखल अंदाजी के बगैर काम करने दिया होता तो किसी की आवश्यकता ही नहीं होती। जो भी जानकारी होगी हम निश्चित तौर पे हम सौंपेंगे। बड़ी बात, सीबीआई ये काम करने में अपने आप में सक्षम है। जो भी महाराष्ट्र सरकार जो ड्रग माफिया है, दुबई कनेक्शन है, बॉलीवुड के कनेक्शन है, इन सारे कनेक्शंस को सीबीआई सक्षम है, उजागर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी राम कदम जी, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि मेरे पास समय इस डिबेट में आज इतना ही था, पर जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि रिया का ड्रग लिंक अब सामने आ चुका है और सवाल कई सारे हैं। क्या धीरे धीरे करके घर के भेदियों ने ही दरअसल सुशांत को ड्रग्स देकर मौत के घाट उतारा? और सवाल यह भी है कि अगर ड्रग लिंक इतना सामने आपके सामने था, नजरों के सामने था, तो कौन सी ऐसी ताकतें थी, वो कौन सी ऐसी माफिया बॉलीवुड अघाड़ी थी जिसको बचाने के लिए मुंबई पुलिस लगातार काम कर रही थी पिछले 72